आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम 29वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं। 29वीं शहरी यानी आखिरी ताकरात, और हो सकता है कि इस रमज़ानुल मुबारक की हमारी आखिरी सहरी हो और कल चांद रात हो। अमूमन देखने में आता है कि ईद उल फितर का चांद नजर आते ही लोग दुनियावी कामों में लग जाते हैं। शायद उन्हें चांद रात की फजीलत का इल्म नहीं होता। चांद रात में कौन सी इबादतों का एहतराम करना चाहिए, यह आज की निशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान, CEO है ईसा लैब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने इनवाइट किया। अब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच फरहान भाई। हमारे दूसरे मेहमान वहीद शेख, बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया और आपके प्रोग्राम के बारे में सुनते आ रहे थे। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। रोजाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी निशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद अहमद। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। भाई, आपसे शुरू करेंगे। अभी ज़ाहिर है कोविड की जो वेव है वो दोबारा आ गई है। इससे पहले भी वेव चल रही थी और जो लैब्स हैं उन पर एक बड़ा प्रेशर है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप लोग जो टेस्ट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग? कितने रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं? देखें, बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टाइम पास हो रहा है पंजाब के बाद कराची में, सिंध के ऊपर भी इसका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। कुछ इलाकों में तो मैं समझता हूँ 17% आ गई पॉजिटिविटी, कुछ में 22% भी आ गई है, कुछ में थोड़ी कम भी होगी, लेकिन ये रुझान ऐसा है कि बढ़ता चला जा रहा है। और देखें, अगर किसी इलाके में ज़्यादा परसेंटेज आ रही है तो ऐसा नहीं कि उस इलाके में ही लोग रह रहे हैं ना, वो फिर ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब्स में जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ एक जो बड़ी इस वक्त अफसोसनाक ये है कि जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव भी रिज़ल्ट आ जाता है ना, वो 2 दिन पैरासीटामॉल ली, पैनाडोल दवा ली और थोड़ा सा बेहतर फील करते हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं। वो 8 से 10 दिन जो रुकना है, उसकी जो बताई गई है, जो उसमें आइसोलेशन है, वो कर नहीं रहे हैं। तो बेहतियाती हो गई है और आई थिंक कि ये बड़ा ख़तरनाक है। हमारे पड़ोसी मुल्क में कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि 1-2 हफ्ते से कि वहाँ पे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। अच्छा, रीज़न क्या है फरहान भाई? जब पहली वेव आई थी तब लोगों ने बड़ा एक सीरियस लिया था और अगर किसी को कोविड होता था तो लोग उससे स्पेस रखते थे, वो बंदा खुद भी ख्याल करता था। क्या अब हम लोगों ने इसको नॉन सीरियस ले लिया है या हम कहते हैं कि ठीक है जी, इसका तो क्योर है और कोई बात नहीं? क्या रीज़न है? मास्क भी हमें इतने नज़र नहीं आते, गवर्नमेंट भी कह रही है, लोग मास्क भी नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस नाम की भी चीज़ नज़र नहीं आती है। आई थिंक बहुत हम 2 वजूहात में समझता हूँ। एक तो ये है कि हम एक केयरलेस कौम है। जब कराची के जिस ज़माने में हालात ख़राब होते थे तो शुरू में लोग डर जाते थे, फिर वो कहते थे नहीं भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस इलाके में फायरिंग हो रही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तो चलता ही रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और वो गलत इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा फरहान भाई, जो आपने एक बात की गलत इन्फॉर्मेशन की, कोविड के दिनों में स्टिल अभी तक हमें सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें मिलती हैं जिसका किसी को इल्म नहीं होता और फैलाने वाला खुद डॉक्टर भी नहीं होता है। जैसे एक बात आ गई थी कि सना मक्खी पी ले, जिसको पी के और लोगों को नुकसान भी हो गया, नहीं मर गए लोग। हाँ, तो और मैं समझता हूँ जिसने ये फैलाया है, आपके पास आलिम दीन बैठे हैं, मैं तो समझता हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ कॉमन मैन, कि तो मर्डर किया उन्होंने, क्योंकि इतने लोगों को डायरिया हुआ, वो कब्ज को दूर करने के लिए पिलाया जाता है। उसका असर ज़रूर है, लेकिन हर मकसद एक चीज़ के लिए अलग होता है और उसमें काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई हैं। और अभी देखें ना, लोग वैक्सीनेशन के बारे में भी चीज़ें फैला देते हैं। अब एक अजीब एक बड़ी फ़नी बात है अनफॉर्चुनेटली कि अगर आप किसी को खुदा ना खास्ता ये पता चले ना, पाकिस्तानियों का एक प्रॉब्लम भी है छोटा सा, बड़ी अच्छी कौम है, बट उनको ये पता चले कि अगर वैक्सीन लगाने से दिमाग मर जाएगा, खुदा ना खास्ता, जो कि अनट्रू है, कोई मसला नहीं है, दिल बंद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, उनकी जो है वो गुर्दे फेल हो जाएंगे तो मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई ये फैला देता है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है।
पहली बात है ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये गलत इन्फॉर्मेशंस फैल रही हैं। वैक्सीन तो बचाव के लिए होती है। दुनिया से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गई, एक बीमारी थी, दाने दाने हो जाते थे गड्ढे, और वो दुनिया से इरेडिकेट हो गई बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, वैक्सीनेशंस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को लगाना चाहिए और इसको आसान करना चाहिए। और देखें अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो लॉकडाउन होगा, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होंगी। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ये चैलेंजेस। बिल्कुल लॉस भी हो आई रहे थिंक हैं। इट्स नॉट ओनली हेल्थ, इसमें इकोनॉमी के जो नुकसान हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के चूल्हे नहीं चल पा रहे इस वजह बिल्कुल से। जी, जो बात फरहान भाई ने कही है, ये बात इस वजह से भी सही है कि आप लोग बगैर किसी तहकीक के किसी भी चीज़ पे यकीन ना करें। जो वैक्सीन है जो गवर्नमेंट लगा रही है बिल्कुल लगवाएं, समझ लें ये तो एक ब्लेसिंग है और इसको ब्लेसिंग समझ के लगवाएं। अल्लाह ताला इस प्रॉब्लम को दूर करे। ये जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं इससे परहेज़ करें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान हमारे इस नशिस्त में मौजूद हैं। वहीद, आपकी जानिब आऊँगा। पहले हम आपसे बात करते हैं क्योंकि आप ट्रैवलिंग का भी बिजनेस जो है वो करते हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है सब जगह तो ट्रैवलिंग रुकी हुई है जी बिल्कुल। और इसमें ज़ाहिर एक बड़ी इंडस्ट्री है आप लोगों की, तो क्या इस वक्त सूरत हाल है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक बड़ा अहम रोल अदा करती है, जिस पे हमने फोकस ही नहीं किया। माजरत के साथ हमारी गवर्नमेंट ने भी फोकस नहीं किया, क्योंकि हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री जो है एक इकॉनमी की एक वर्थ है सर। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं उम्रा हज सीज़न ऑलमोस्ट दे आर क्लोज्ड सिंस 18 मंथ्स। कुछ टर्की स्टार्ट है, मालदीव्स है, एक दो है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारा हिट हो गया। बट हमें थोड़ा सा मौका मिला कि हम पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं उनको हम सपोर्ट करें। पाकिस्तान टूरिज़म को हमने सपोर्ट किया क्योंकि हम लोगों को ये भी बताना चाहते थे कि पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, तो हमने उस पर फोकस स्टार्ट कर दिया। एक ट्रैवल इंडस्ट्री के पास एक यही ऑप्शन बचा था। तो स्टिल वी हैव फेस्ड अ लॉट। हर किसी के पास अपना अमला है, अपनी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक सर्वाइवल, आई डोंट थिंक कि एक सर्वाइवल कोई कर सकता है कोई ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, जो है इसमें कुछ जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो बंद हुई, ज़ाहिर है आपको पता हो, कुछ बंद भी हुई। जी ऑलमोस्ट बड़े बड़े नाम है सर जिन्होंने शट डाउन किया अपनी इस कंपनीज़ को। बहुत बड़े नाम हैं। ऑब्वियसली कोई सर्वाइवल नहीं था उनके लिए सर, देयर वाज़न्ट एनी अदर ऑप्शन। तो अच्छा, इसमें कुछ ट्रैवलिंग एजेंसी में भी कुछ लाइसेंस होते हैं जी सर। जो कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है, कुछ को डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसको थोड़ा ब्रीफ करिए। सर देखें, एक होता है आयाटा लाइसेंस ट्रैवल एजेंट्स के लिए जो है, एक होता है नॉन आयाटा लाइसेंस। नॉन आयाटा इज़ नॉट डायरेक्ट विथ एयरलाइन और एनी अदर गवर्नमेंट। आयाटा एक ये होता है कि वो इट इज़ डायरेक्ट विथ एयरलाइन एंड विथ गवर्नमेंट ऑल्सो। आयाटा एजेंट जितने भी हैं उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है बनस्बत जितने नॉन आयाटा एजेंट्स हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी उन्हीं का ही ज़्यादा होता है, बट जब नुकसान पर आता है तो नुकसान भी उन्हीं का ज़्यादा होता है। तो ये जो इस वक्त में सैलरीज का इशू आ रहा है, जी सर। कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अब तक इस इंडस्ट्री से ही फारिग हो गए होंगे अंदाजे के मुताबिक? सर देखें, कुछ एम्प्लॉयज़ तो बेचारे मैंने ऐसे देखे हैं वो सिर्फ रोते नहीं है, बाकी तो उनका चेहरा सब बयान कर देता है। ऑब्वियसली एक वबा है, इट डज एग्जिस्ट। वो तो एक हुजूर पाक का भी फरमान है कि एहतियात शिफा है। एहतियात तो हर किसी ने बरतनी ही बरतनी है सर। बाकी यहाँ पे अगर बात आ जाती है स्टाफ की, तो काफ़ी लोगों को एक हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं किया। बाकी दूसरी जिस तरह कंपनीज़ हैं, एक कोई सर्वाइवल के लिए किसी दूसरी इंडस्ट्री की तरफ आ गए, तो कुछ कोई और चीज़ करने लग गए। तो ये हमारी इंडस्ट्री जब एक इंशाल्लाह बूस्ट पर आएगी, बूम पर आएगी आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, तो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अमला जो है हर किसी कंपनी का वो डाइवर्ट हो गया है सर। अच्छा, दूसरी जानिब क्योंकि आप रेस्टोरेंट फील्ड से भी जी वो सर। करते हैं, जी सर। टाइमिंग्स बना दिए गए हैं कि जी 12 बजे तक बंद कर दें। बिल्कुल सर। और हम पहले की बात यह है कि सहरी के डील्स होती थी बिल्कुल। और लोग सहरी करते थे। अब इस वक्त क्योंकि जो एक रेस्टोरेंट फील्ड है जी। उसको भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए पहले तो ये बताइएगा जी आप लोग SOPs फॉलो करवा रहे हैं वहाँ पे? सर देखें, सबसे पहले तो रेस्टोरेंट एक हमारा, ये भी मैं कहूँगा कि एक बड़ी इंडस्ट्री है सर। रेस्टोरेंट का कोई भी एक निज़ाम नहीं है, ना कोई उसका एक टाइम मुतय्यन है किसी के लिए।
एक दिन कोई अलग पॉलिसी होती है, नेक्स्ट डे कोई अलग पॉलिसी होती है। अभी तक हमें एक स्पेशली बताया नहीं गया कि व्हाट वी हैव टू डू। यू नो, एक रेस्टोरेंट्स पहले इंडोर डाइनिंग बैन था, फिर आउटडोर डाइनिंग चला, फिर वो बैन था। एसओपी सर देखें, ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि एसओपीज फॉलो होंगी तो ये लॉकडाउन और ये सिचुएशन से हम ऑब्वियसली बचे रहेंगे, निकलेंगे भी और बचे भी रहेंगे सर। तो कुछ रेस्टोरेंट्स में एसओपीज थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिस तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, एसओपीज तो फॉलो होती हैं सर, डेफिनेटली हर कोई करवाता है एसओपीज। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने क्या गवर्नमेंट से बात की कि जी टाइमिंग्स का जो इशू आ रहा है, क्योंकि अगर 12 बजे बंद करने को एक बंदा 7 साढ़े 7 बजे इफ्तारी कर रहा है तो वो 8 9 10 बजे 12 बजे खाना तो खाएगा नहीं, उसको लाइक 2 बजे 3 बजे जाके अफ्तारी की क्रेविंग होगी या जो भी वो अफ्तारी करेगा। तो इस पे किसी ने बात की, आपकी कोई एसोसिएशन है जो बात कर रही है? एसोसिएशन है, बिल्कुल है सर, बात करेंगे भी, क्योंकि ये अभी रिसेंटली एक 5-6 दिन हुए हैं, टाइमिंग के हवाले से पहले भी था, बट अब सहरी के हवाले से क्योंकि हर किसी का एक मीलिंग जो टाइम है वो ज़रा चेंज हुआ है, तो इंशाल्लाह बात भी की जाएगी इसके हवाले से। टाइम हमें जो दिया गया है वो रात के 12 बजे तक दिया गया है। देयर इज़ नो एनी सहरी डील, ना सहरी के लिए किसी को, बाकी ये 1-1.5 बजे तक तो सर चलता ही रहता है, ड्राइव थ्रू, टेक अवे एंड ऑल। वो 1:30 तक लोग कराची के लोग हैं, 1 बजे निकल जाते हैं, सहरी 2 बजे वापस, तो हर किसी की सहरी हो ही जाती है। बट स्टिल वी नीड समथिंग लाइक दैट कि एक प्रॉपर हमें एक गाइडेंस दी जाए इस रेस्टोरेंट्स को कि किस तरीके से हमने लेके चलना है। एटलीस्ट यू नो एक कोई प्लान बी होता है, या तो हमें वो बता दिया जाए। हर बात का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। एसओपीज फॉलो करवाने के बाद हमें जी एक बता दिया जाए कि आपने एसओपीज इस माह तहत आपने फॉलो करनी है, और हमसे एज एन प्रूफ कोई चीज़ मांगी जाए, वो हर बंदा उसके लिए यू नो पाबंद हो, बिल्कुल उसको प्रूफ को दिखाने के लिए कोई ना कोई देयर इज अ प्लान बी फॉर गवर्नमेंट एवरीथिंग। को चाहिए कि इसमें बस एक रिक्वेस्ट है कि हमें प्लान बी दी जाए, प्लान बी एक दिया जाए जिसको हम एटलीस्ट फॉलो कर सकें, कि एक इंडस्ट्री है बिल्कुल ही जैसे आके बैठ गई है सर। मैं इस बात को सेकंड करूंगा जी जी प्लीज़, क्योंकि देखें बात क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी जो है ना बहुत मेहमान नवाज कौम है। तो हमने पोलियो को तो पाला हुआ है, दुनिया से ख़त्म हो गया है। फिर मलेरिया ख़त्म नहीं हुआ, चिकनगुनिया आ गया, डेंगी आ गया, फिर टाइफॉइड हमारे पास से ख़त्म नहीं हुआ है, टीबी के 1 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब ये कहने का मकसद है कि ब्रिलियंट कौम भी है, लेकिन ये चैलेंजेस भी हैं। तो ये मैं एज अ मेरी क्योंकि फील्ड ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो ये 3rd वेव आएगी, आई भी है, और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन देखें सिचुएशन ये है कि जब तक के 60 to 70% लोग या तो वैक्सीनेट नहीं हो जाते, या वो दुनिया की बात हो रही है, और अगर या वो बीमारी के बाद ठीक नहीं हो जाते, तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो सकती, यानी बाकी की जो 30-35% है वो बच जाएं। तो ये तो चलती रहेगी, ये जाने वाली नहीं है इतने आराम से। तो फरहान भाई, आप भी समझते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे या तो फिर टैक्स में रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो काम है ना कि एक रिलीफ देना। आई थिंक अपनी तरफ से गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं बिल्कुल इनकी बात को, वहीद की बात को बिल्कुल सेकंड करूँगा कि एक्चुअली बात यह है कि हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट होना बड़ी ज़रूरी है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट में बहुत अच्छे फ़ैसले करते होंगे और नेक नियति से भी फ़ैसले करते हैं, लेकिन अब जो है ना टाइम आ गया है कि जिनके ऊपर ये फैसले किए जा रहे हैं ना, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल किया जाए और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए। ये नहीं कि एक फैसला निकाल दें उसके बाद जो होता है। अब उसी वजह से बार बार चेंजेस आनी पड़ती हैं। देखिए, आपने हमें पॉलिसीज़ ऐसी बनानी है जो कि बिज़नेस भी चलता रहे, और साथ साथ ये जो कंट्रोल है चीज़ों का, बीमारियों का, वो भी होता रहे। सो आई थिंक इसके ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। मेरी सजेशन ज़रूर है, मैं भी ये समझता हूँ कि इंस्टेड कि हम टाइमिंग 6 o'clock तक करें, मैं या जैसे दूसरी जगहों की है, मैं तो समझता हूँ कि 24 घंटे खोल दें। 24 घंटे भी ऑफरान भी एक डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन लोगों से भी लेकिन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को लेके ना निकलें शॉपिंग करने। पता है कि प्रॉब्लम आएगी, आप पार्टी कर रहे हैं, अभी ये टाइम नहीं है ये चीज़ें करने का। लेकिन अगर लोग, अच्छा सिर्फ सबको हम गवर्नमेंट को भी सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर भी ज़रूरी है। जो क्लाइंट्स हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स नहीं, जो क्लाइंट्स हैं या बिजनेस ओनर्स नहीं, क्लाइंट जो हैं, जो लोग आ रहे हैं कस्टमर्स, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो SOP कर लें। ये नहीं कि पूरी फैमिली लेके निकले हुए हैं या पेरेंट्स को भी लेके निकले हुए जिनकी एज भी है, वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी, दोनों पार्टीज़ अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगी और ब्लेम गेम करती रहेंगी, तो ये मसला हल नहीं होगा। और कोविड के 3rd वेव के बाद दूसरी भी वेव आ सकती है। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला बस रहम करे हमारे ऊपर। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन ड्राइव को थोड़ा फास्टर करना चाहिए, एफर्ट्स हो रहे हैं।
बट वी ऑल, लेकिन इसके अंदर आवाम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवाम की तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वही वाली बात कि जब गवर्नमेंट भी कोई फैसला करे तो स्टेक होल्डर्स को बिठा ले, ताकि इशू, जो फरहान भाई ने बात करी कि 24 घंटे वाली, ये इस चीज़ से हम भी इस वजह से करते हैं कि ठीक है, आप हर बिजनेस का एक टाइम होता है। अगर रेस्टोरेंट फील्ड है तो 6 बजे के बाद आप उसको सुबह तक का चांस दे दें, आप कपड़े वालों को दे दें, परचून पहले खोल लें। अगर ये चीज़ें करें तो बिल्कुल चेंज आएगा। फरहान भाई, एक अहम क्वेश्चन और ये है कि जैसे आपने बताया किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो वो अपना इलाज खुद शुरू कर देता है, सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो जाती है। और एक लोगों के जहन में अमूमन कॉन्सेप्ट है कि जी हमने बस कोविड टेस्ट करा लिया, इसके बाद हमारे मजीद टेस्ट नहीं होते, जबकि आपको अपना ज़ाहिर चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़ता है, उसके अलावा और भी चीज़ें कुछ मॉनिटर करनी होती है। इस बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि सबसे पहले अगर कभी आजकल के ज़माने में किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी हो तो इसको सीरियसली लेना ज़रूरी है, क्योंकि वबा आई हुई है और एक मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात। फिर जो डॉक्टर एडवाइस करे वो करें। अभी सिलसिला ये हो रहा है कि लोग मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे बैठ के खुद ही वो डॉक्टर अपना इलाज कर लेते हैं। एक पॉजिटिव आ गया कोविड तो बाकी लोग अपना खुद कर लेते हैं, तो उससे ग्रे एरिया आ रहा है। अच्छा, टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप टेस्ट कराते हो वो पॉजिटिव आता है ना, जितना भी रिजल्ट्स हैं वो NCOC को भेजे जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इदारा बना है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। वो क्या करता है, फिर वो देखता है कि हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, कि माइक्रो लॉकडाउन्स लगें। ये बहुत अच्छा उनका फैसला है। अगर माइक्रो लॉकडाउन नहीं लगेंगे तो फिर मेजर लॉकडाउन लगेंगे। माइक्रो लॉकडाउन होता है एक मोहल्ले में सिर्फ, तो ये भी कराना, टेस्ट इसलिए भी कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वो टेस्ट तो जो ठीक है करा लिए, मैं उन टेस्ट को बताना चाह रहा हूँ आवाम को कि जो कहते हैं बस कोविड पॉजिटिव आ गया, अब इसी का ट्रीटमेंट करना। अब इसके बाद ये होता है कि अब ऑक्सीजन लेवल, इसमें मेजर में ये होता है कि ऑक्सीजन लेवल फॉल होने लगता है, तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे शुरू में बता देता है कि कंडीशन क्या हो रही है, कि कौन सी एक्स्ट्रा दवाइयाँ लेनी पड़े, जो डॉक्टर देगा। इसी तरह से ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं जो कि मॉनिटर करते हैं। ऐसे में लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टेस्ट जो है ना वो डायग्नोसिस के लिए है, जैसे आपने कहा कोविड हो गया, टेस्ट जो हैं वो एक बीमारी को मॉनिटर करने के लिए भी हैं कि क्या कंडीशन बेहतर हो रही है या वो ख़राब हो रही है। अगर ख़राब हो रही है तो किस तरफ जा रही है, क्या लिवर की तरफ जा रही है, हार्ट की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, कि उसकी जो मेडिकेशन है वो अलग है। तभी ना मेडिकल में कहा जाता है कि आप बीमारी का इलाज नहीं करते, मरीज़ का इलाज करते हैं। तो अगर एक बीमारी जो है वो 40 ईयर्स ओल्ड लड़के को लगी है, आदमी को लगी है, और एक वही बीमारी एक 80 उम्र की खातून को लगी है, या 20 साल की प्रेग्नेंट खातून को लगी है, बीमारी वही लगी है लेकिन उनका इलाज जो है वो फ़र्क है। अच्छा, एक और जो सिम्टम की आपने बड़ी अच्छी बात की, जो पहले जो बीमारी आई थी ना फर्स्ट वेव में, वो जो थी उसमें ज़्यादा चेस्ट पे असर आ रहा था। जो सेकेंड में डायरिया भी आने लगा। थर्ड वेव में जो है ना, इसमें तो मुख्तलिफ साइंस आ रहे हैं। इसके अंदर चेस्ट के ऊपर और डायरिया के अलावा रैशेज़ भी हो रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो आँखों में इन्फेक्शन, लाल हो जाती हैं आँखें, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है, वो भी हो रहा है। तो मुख्तलिफ अलामात आ रही हैं। भाई अब तो फिर वहम ही होता रहेगा कि अगर कुछ लाल हो रहा है तो कोरोना हो जाए, आँख ना हो, तो करें क्या? नहीं, करें ये कि मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा चैलेंज ना अतायत का भी है ना। हाँ। हमारे पास इतने माशाल्लाह बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो दुनिया के सारे इलाज उनके पास हैं, वो जाली हैं, लेकिन मतलब कोई डॉक्टर है, मतलब वो इलाज में सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। अताई डॉक्टर है, क्वैकरी है। तो तभी मेरी गुजारिश ये है कि मुस्तनिद डॉक्टर्स हैं, और आप जैसे प्रोग्राम्स को मैं इसलिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाने पड़ते हैं। और अब ये NCOC का इदारा खुला है, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान को हैंडल कर रहा है। हमारे यहाँ कुछ लॉज भी ऐसे बने, जैसे 18th अमेंडमेंट आया, बहुत अच्छी मेहनत हुई होगी, लेकिन सिलसिला ये होता है कि हेल्थ डिवॉल्व हो गई। अब बीमारी अगर पंजाब में है तो वो कराची भी आ सकती है, सिंध में भी आ सकती है। तो ये चीज़ें मॉनिटर करने के लिए अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आई थिंक हमें थोड़ा गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट करना चाहिए, चाहिए और गवर्नमेंट को भी बिल्कुल चाहिए कि वो आवाम के साथ रहे। और ज़ाहिर ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको दोनों ने मिल के लड़ना है। वहीद, आपकी जानिब आऊँगा, जो बात हो रही थी कि पब्लिक SOP फॉलो करती है नहीं करती, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें एकदम बड़ा रश आता है, उनकी एक बड़े नाम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि यहाँ तो जो बंदा आ रहा है रेस्टोरेंट में, उसके ध्यान में पैसे दे रहा हूँ तो ये होटल तो मेरा है। होटल एंड ऑब्वियसली एक बात वैसे आपने यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि काम दोनों का है। गवर्नमेंट की हमने बात की, उसके साथ साथ पब्लिक का भी काम है कि ऑब्वियसली जब तक दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस लाए अमल तक नहीं पहुँच सकेंगे। और बात की आपने रश की और काफ़ी सारी चीज़ों की, हम तो उस तक को फॉलो करते हैं कि जो लोग खाना खाते, इवन खाना खाते हुए वी कांट से देम कि आप SOPs को या मास्क लगा लें या समथिंग लाइक दैट।
तो सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है, जितना हम करवा सकते हैं हर कोई करवा रहा है, क्योंकि उनके बिजनेस के लिए ही फ़ायदा है। बिल्कुल। अगर हम SOPs फॉलो नहीं करवाएंगे तो वही, जिस तरह फरहान भाई ने भी कहा कि वही बात है कि हम उस सिचुएशन पर हैं कि केसेस और वेव आनी हैं और केसेस बढ़ने हैं। तो अगर हमने उनको फॉलो नहीं किया तो ये हमारे लिए भी ऑब्वियसली एक बुरा है, हर बिज़नेस के लिए बुरा है। और SOPs फॉलो करवाएंगे तो एक हम स्टेज तक पहुंच सकेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें कुछ शिकायत ऐसे भी आ रही थी जो मेरे पास इससे पहले भी कुछ फील्ड से रिलेटेड लोग आए, उन्होंने बताया कि जी अक्सर नाजायज़ जुर्माने लगा दिए जाते हैं आके, और बहुत से ऐसी चीज़ों की डिमांड भी की जाती है जो इस सूरत हाल में तो बेहतर नहीं है। तो इसका जवाब मैं आपसे लूँगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, ये मैंने और लोगों से पूछा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रूर। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मानूर, क्या बनाया आपने, ये बताएं। आज मैंने वाइट ब्रेड चीज़ी सैंडविचेस बनाए। ओके, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं ये बताएं। बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल कर लिया ताकि वो उसको अगर हम तोड़ना भी चाहें तो तोड़ भी लें, वरना उसको हम फ्राई में भी कर सकते हैं, मगर वो थिक हो जाती है चिकन, तो इसलिए मैंने पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया। उसके बाद उसको फ्राई किया अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छे से। जब मैंने देखा कि उसकी हीट निकल गई है, अब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, काले मिर्च, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी लाल कुटी मिर्च ये डाल के ऑरिगानो मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब देखा कि मेरी चिकन अब रेडी होने वाली है, उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर साबित धनिया डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब देखा कि अब चिकन रेडी है, उसको बिल्कुल चूल्हे को बंद कर दिया। दूसरी जगह मैंने अपने ब्रेड्स किए। अच्छा, मैंने अपने ब्रेड्स को सेका नहीं है, कस कहीं बहुत, यानी हम मेजॉरिटी जगहों पे यही देखते हैं कि ब्रेड सिकी हुई होती हैं या ब्राउन होती हैं। मैंने फ्रेश ब्रेड पे काम किया है ताकि थोड़ा सा वो मुलायम सा लुक आए, वो बिल्कुल थिक लुक ना आए। मैं थिक उस पर काम नहीं करती हूँ ज़्यादातर, वैसे मेरी अपनी पर्सनल उस पर। तो मैंने सबसे पहले अपनी ब्रेड ली, उस पर मैंने एक सॉस बनाया, चिली सॉस था, उसको मैंने उस पर स्प्रेड किया। उसके अलावा उस पर चिकन डाली, फिर मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की, उसके अलावा मैंने चेडर चीज़ ऐड की, फिर थोड़ी सी चिकन करके दोबारा उसकी वही लेयर करके हमने ब्रेड कर दिया और उसके बाद उसको अराउंड 2 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव कर दिया। फिर ये तैयार हो गया जी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं। इसके अलावा ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? आज मैं एप्पल सोडा यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले एप्पल का सिरम इसमें मैंने तैयार किया है, जो आप देख सकते हैं मेरे ब्लेंडर में। इसमें मैं सबसे पहले मैंने अब सेब डाले, उसके बाद थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड किया, थोड़ा सा मैंने काला नमक हस्बे जायका, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अराउंड 2-3 पिंच बस। इसके अलावा 1 पिंच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, अगर आप चाहें तो वैसे ऑप्शन है, आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं, 2-3 ज़ेस्ट उसके। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसका जब टेक्सचर ऐसा हो जाए तो इसको आप एप्पल सोडा के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सर्व कर सकते हैं। और अब आखिरी दिन चल रहे हैं ना, तो इन्होंने कहा जितना चीज़ हमें खिला सकती हैं खिला दें, और इस वक्त में वेट कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। बात हो रही थी आज चांद रात की फजीलत के हवाले से। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आऊँगा। अमूमन जैसे ईद उल फितर का चांद नज़र आता है, लोग जो है वो दुनियावी कामों में ज़्यादा लग जाते हैं, तो क्या चांद रात को भी इबादत करने की फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। जो रब के बंदे अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह उन्हें एक नहीं 2 जन्नत देता है। सुभान अल्लाह, कुरान हकीम ने फरमाया। असल में रमज़ान का जो महीना है, ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, अल्लाह से डरना और तकवा हासिल करने का महीना है। तकवा क्या? अल्लाह का खौफ हासिल करना। और कुरान ने फरमाया जब खौफ आ जाएगा तो अल्लाह एक नहीं 2 जन्नत देगा। अब रहा चांद रात की बात, तो बात इतनी सी है कि लोग समझते हैं कि ये चांद रात आ गई तो अब हमने जो भी नेकी, मिसाल बंदा सोना चांदी इकट्ठा करे और एक रात में चोर आके ले जाए तो कैसा महसूस होता है। तो ऐसा ही हाल है कि अगर इन चांद रात की फजीलत को जानना है तो आइए मैं आपके सामने हदीस रखता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चांद रात आती है, इसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। लैल कहते हैं अरबी में रात को, जायज़ा से मुराद कि ऐसी रात जिसमें अल्लाह ताला इनाम देता है बंदों को। और इनाम क्या देता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर रात अल्लाह ताला 60,000 बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है रमज़ान में। और जब आखिरी रात आती है तो जितना हर रोज़ अल्लाह ने बंदे को माफ़ किया है ना, उस एक रात में माफ़ फरमा देता है। और फिर ये भी फरमाया कि सिर्फ माफ़ी नहीं फरमाता
बल्कि रब का बंदा जब अल्लाह से मांगता है ना, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने कहते हैं ये जो आज मुझसे मांगेगा मैं सता कर दूँ। अच्छा मोहसिन भाई, फिर देखिए ना, अगले दिन अगर ईद उल फितर है और ईद वाले दिन तो ये भी है कि रोज़ा भी नहीं रख सकते आप, तो उसमें तैयारियां तो करेंगे ना लोग, ज़ाहिर है अपनी मेहंदी भी बनाएंगे, लगाएंगे, और अगर अभी तो फिलहाल बंद है, लेकिन जो जिस लेवल पे कर सकेगा तो उसमें फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? खुशियाँ वाम्मा भी नहीं मत रब्बी का पाक, जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिली तो चर्चा करो, खुशी मनाने का हक है और खुशियाँ मनाएं। लेकिन देखिए बाजार जाना या देखिए इबादत का यानी अल्लाह के घर में आना ये अफजलियत का मकाम, बाजार जाना बहालत मजबूरी है। लेकिन ये नहीं कि चांद रात में बाजार आप नहीं जा सकते, जाएं, लेकिन ये रात ख़ास तौर पे इबादत से क्या मुराद है कि इस रात में कोशिश करें कि अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ने आपको इनाम दे। मिसाल तौर पे ईद के दिन तोहफा मिलता है ना, और हर कोई बंदा अपने इस्तात के मुताबिक तोहफा देता है, कोई 10 देता है, कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है, तो रब ताला इस रात ईद ही दे रहा है, बंदे को तोहफा दे रहा है। तो ईद वाले दिन अगर बच्चा गैर आ जाए तो कहते हैं भाई तुम आज नहीं थे इसलिए तुम्हें ईद ही नहीं मिलेगी। इस रात अल्लाह ताला जब बंदा ईद ही देने का वक्त आया, बंदा हाजिर ना हो, तो बात इतनी सी है कि इस रात कोशिश की जाए कि वक्त निकाल कर अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें। अच्छा मोहसिन भाई, ये एक हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों का कि 27वीं शब के बाद जो इबादत है उसमें ज़ाहिर उसमें कमी आ जाती है और उसको कहते हैं ये लैलतुल क़द्र की रात है। तो क्या 29वीं शब जो आज की है शब, ये भी लैलतुल क़द्र हो सकती है? देखिए 29वीं शब से मुराद के 28 की दिन हो और रात 29वीं की हो, तो उसके लिए हुक्म यही है कि वो रात चांद रात नहीं हो सकती, बल्कि वो रात जो है पहले की रात के होती है। और ये जो मिसाल करिए जब हमारा 29वां का दिन निकला और 30 की रात आ जाए तो फिर वो चांद रात कहलाती है। तो याद रखिएगा कि बिल्कुल 27वीं के बाद 29वीं की जो शब आती है वो बिल्कुल लैलतुल क़द्र हो सकती है। तो लोगों का ये कहना है कि 27वीं को हमने इबादत कर ली, अब ज़रूरत नहीं हमें 29वीं की बात करना, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 ताक़रातें हैं, इनमें से कोई सी भी एक रात शब क़द्र की रात और शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात। बेशक जी, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त थी कि लोग अमूमन 27वीं के बाद मैंने देखा है कि वो थोड़ी सी इबादत में कमी आ जाती है कि बस ठीक है 27वीं तक है, उसके बाद करते हैं लोग करने वाले, लेकिन कमी आ जाती है। वहीद आपकी जानिब आऊँगा, जो मेरा सवाल था कि कुछ इस तरह की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं कि भाई कुछ ज़ातियाँ भी हो रही हैं, कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं? कुछ 2-3 तो ऐसे ही अभी मेरे रेस्टोरेंट को अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 30 डेज़ हो चुके हैं, तो कुछ तो 2-3 तो मेरे सामने ही ये बातें आई हैं जो कि मुझे मैनेजर्स ने आके बताई हैं, कभी हम मौजूद नहीं भी होते। तो एलिगेशंस जो आ जाती हैं सर वहाँ से शहरी भाई, तो उसमें कोई ऐसा कोई उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि जी कितना एक फ़ाइन है और क्या उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है। और हमें गाइडेंस सही तरह से प्रॉपरली दी ही नहीं गई कि किस तरीके से आपकी अगर कोई एलिगेशन है तो एज एन कोई बंदा एक प्रूफ होता है, कोई एक आपको बताया जाता है, आपको वार्न किया जाता है। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट सर। ये बिल्कुल मेरे पास भी ये शिकायतें आ रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। फरहान भाई, जब कोविड की पहली वेव आई थी उस वक्त में लोगों का लैब पे रश भी था, जो अपने जर्नल टेस्ट कराने भी आ रहे थे, किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे थे कि ज़ाहिर एक जगह कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं और आपके अपने लोग भी ज़ाहिर फ्रंट लाइन फाइटर्स और वो एक तरीके से स्टेक पे थे, और जो जर्नल टेस्ट कराने आ रहे थे जिनको नॉर्मल बीमारियां थी, मैनेज किस तरह कर रहे थे? नहीं, हमने फिर उस ज़माने में शुरू में तो ये हुआ था कि हमने कुछ लैब्स को सिर्फ कोविड लैब्स कर दिया था और जर्नल टेस्ट की लैब्स को अलग कर दिया था। और फिर विद टाइम जो है वो हमने इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक जो है हमारी इस लैब्स में वो कुछ एरियाज़ जो हैं कोविड के एरियाज़ अलग कर दिए गए हैं, जर्नल अलग कर दिए हैं, कोविड की बूथ्स बनाई हैं, फिर हीपा फिल्टर्स आ गए हैं। अब तो अब ये रहेगा, ये जाने वाला नहीं है। उसकी 2 वजूहत हैं, सिर्फ कोविड की नहीं है, बिल्कुल दुआएं चाहिए। एक्चुअली कोविड फैला है, मैं क्योंकि इस मेरी फील्ड ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, दुनिया में देखें सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना वो जरासीम का फैलने का, क्योंकि एक तो एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ है कि मैं ये समझता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा बड़ा थ्रेट जो है वो जर्म वॉरफेयर का है, बायो टेररिज्म का। क्योंकि देखें अभी जरासीम ने पूरी दुनिया को बंद कर लिया, अभी किसी ने देखा भी नहीं है। और कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि मुश्किल से 2 टीस्पून के बराबर अगर वो जरासीम को टोटल कर लेना, इतने जो हैं जो पूरी दुनिया को बीमार जिन्होंने किया हुआ है, अगर उनकी क्वांटिटी देखी जाए, नज़र भी नहीं आता हमको, माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएगा, इसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी देखी जाती है। अच्छा, अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर प्रॉब्लम को का एक हल तो है ही, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, लेकिन हमें ना इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रही है, गवर्नमेंट को
प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो लोगों को की मतलब स्ट्रेंथन अप बिज़नेस को भी करें और इसको कैसे फ़ाइट किया जा सकता है और आगे की प्लानिंग करें। आपके प्रोग्राम में मैं अब तक शायद ज़्यादा जिक्र कर सका हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस कोविड ने हमारे मुल्क को एक नेशन में भी तब्दील किया। बिल्कुल। कराची में एक्सपो सेंटर स्टार्ट हुआ, अभी बंद होकर दोबारा स्टार्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव में। जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ उसको पाक आर्मी हमेशा सबसे पहले आती है, उसने स्टार्ट किया, उसके साथ सब वॉल्टियर्स आ गए। वॉल्टियर्स ने ना रेस देखा, ना रिलीजन देखा, ना क्लास देखी, ना क्रीड देखी, कल रंग नस्ल की कोई चीज़ नहीं देखा, वो हर किस्म के वॉल्टियर्स आए। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई और हर एक इन्वॉल्व हो गया। और यकीन माने इतनी खूबसूरती से आर्मी की लीडरशिप में वो सेंटर चला कि किसी डॉक्टर को बीमारी भी नहीं हुई और फ्री इलाज दिया। इवन टूथब्रश टूथपेस्ट तक फ्री था, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और इतना महंगा इलाज है जो वहाँ पे दिया और अभी दोबारा दिया जा रहा है। बिल्कुल फरहान भाई, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे और ये बिल्कुल एक ठीक बात है कि जहाँ बुराइयाँ हैं वहाँ ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ जब कोई बुरा वक्त आता है तो हमारी कौम जो है खड़ी रहती है। और SOPs का भी आपने ज़रूर इसी तरह ख्याल रखना है ताकि जो दुनिया में हमारी मिसाल दी जाए। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रूर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान जो इस वक्त लगा हुआ है। फ़रहान भाई से पहले पूछेंगे, फ़रहान भाई जो हमारी महानूर शेफ़ हैं, इन्होंने जो अभी सैंडविच बनाया वो कैसा लगा आपको? आई थिंक बड़ा ही अमेजिंग लगा। मैं वही देख रहा था कि फर्स्ट टाइम, मैं तो फूडी आदमी हूँ, मेरा साइज़ भी आपको बता रहा होगा, यू नो आई एंड मैंने देखा कि इन्होंने जो है पहले चीज़ के बाद चिकन चीज़ एंड देन फिर चिकन लगा के और ऊपर भी चीज़ फिर मेंशन किया, लिखा है इन्होंने टॉप पे। दैट्स इससे बड़ा यूनिक फ्लेवर आ रहा है, बल्कि इट्स टेस्टिंग वेरी नाइस एंड आई थिंक मैं भी इसको और फॉलो करूंगा और मेरा जितना वजन बढ़ेगा वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त जी। अच्छा वहीद, क्योंकि आप तो पूरे दिन अच्छे अच्छे खाने खाते भी रहते होंगे, देखते भी रहते होंगे, तो आपको कैसा लगा? प्रेजेंटेशन इज़ गुड। बहुत अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं भी ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और महानूर राइट, आपने बहुत प्रेजेंटेशन इज़ क्वाइट गुड और देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इंशाल्लाह आई विल हैव सम इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो जी हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम थोड़ा बचपन भी जानना चाहते हैं और बहुत से लोग फरहान भाई का बचपन जानना चाहते होंगे। फरहान भाई बचपन में कैसे थे? फरहान भाई बचपन कैसा था, कितने शरारती थे आप, क्या क्या करते थे बचपन में? नहीं, थैंक यू सो मच। आपने आज अच्छा है कि अब इस उम्र में आपने बचपन याद दिला दिया, हमें थोड़ा सा वापस जाना भी चाहिए। तो बचपन आई थिंक बहुत अच्छा था, क्योंकि दो चीज़ें मुझे याद हैं। एक तो ये है याद कि पढ़ाई का बड़ा प्रेशर होता था, अम्मा की डांटें बहुत पिटती थी। वो क्या, असल में मेरी मदर भी जो है ना वो भी PhD हैं और फादर भी PhD हैं। तो हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन जो है वो इसका मतलब अभी मैट्रिक पास के बराबर होती थी, तो बड़ी सख्ती रही पढ़ाई में। दूसरी चीज़ हमें याद है कि मैं चोटें बड़ी लगती थी खेलते हुए। हाँ, ऐसा मामा अब्बा से नहीं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि क्योंकि हम कराटे भी सीखते थे, हॉर्स राइडिंग भी करते थे, सारे गेम्स में थे, तो हम 4 भाई हैं, एक बहन। तो एक दफ़ा क्या था कि मैं कराटे कर रहा था तो मेरा पत्थर तोड़ रहा था, तो वो तो ईंट तो टूटी नहीं, यहाँ से हाथ फट गया, तो मेरी यहाँ पे पट्टी बंधी हुई थी। छोटा भाई जो है वो जो है जिम्नास्टिक करते हुए गिरा, उसका सर फटा हुआ था। एक भाई जो है पता नहीं हॉकी खेल रहा था, तो उसके यहाँ ठोड़ी पे हॉकी लगी थी, वो फटी हुई थी। से सारे रिलेटेड है। तो एनीवेज एक मेहमान, हम एक दावत में मेहमान घर पे रखी, पेरेंट्स से मेहमान आए, तो पहले मैं आया तो हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, दूसरा आया सर फटा हुआ था, तीसरा आया तो लोग बड़े परेशान हो गए, कहते उनकी आंखें खुलती चली जा रही थी, बच्चों को क्या हो गया। और जो सबसे छोटा था वो जो है वो उसको भी एल्बो फ्रैक्चर था। तो मैंने कहा इस तरह से बचपन में तो हम लोग बड़े फ़नी फैमिली थी, मतलब क्योंकि हम इतने स्पोर्ट्स में थे, हंटिंग, हॉर्स राइडिंग, तो गेम्स में पेरेंट्स ने डाला तो बड़ी चोटें लगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल से कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर हेल्दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें, कि उनकी एनर्जी भी होती है, अच्छे दोस्त भी बनते हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है कि अगर आप किसी से हार गए तो आप उसको मुबारकबाद देते हैं कि वो आपसे बेहतर था या बेहतर थी, और फिर आप मेहनत करके उसको बीट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये नहीं कि लोगों को गिरा के आप ऊपर चढ़ गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ज़रूरत है, और इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स को बड़ा स्पॉन्सर भी करें और हेल्प आउट भी करें। बिल्कुल करना चाहिए जी। ये PUBG और ये बैठे बैठे बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं, बस हेल्दी एक्टिविटी नहीं होती। वही क्योंकि आप तो अभी भी 30 ईयर्स ओल्ड, आपसे आपका बचपन रिकॉल करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या शरारतें थी आपकी, ये बताइए। मेरा बचपन बहुत ही एक रिजर्व काइंड ऑफ बचपन था मेरा।
शरारतें थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। शरारतें कुछ टीनेज में जाके कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, बचपन में ज़रा कम थी। पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एज फरहान भाई सेड, ऑब्वियसली हर किसी का होता है। हमारा पढ़ाई और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से प्रेशर था। अच्छा, माशाल्लाह। तो हर चीज़ पे दीन दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की तलकीन दी गई। अभी भी वही तरबियत दी जा रही है। कोशिश करते हैं जितना फॉलो कर सकें अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, तो वही फॉलो करते हैं। तो बाकी बचपन की कितने बहन भाई हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 9 सर, 4 बहनें हैं, आप 5 कौन से भाई। नंबर पे हैं? मैं सबसे लास्ट हूँ सर, तो सबसे ये छोटा हूँ। इसका फायदा भी बहुत हुआ होगा और उसका नुकसान भी बहुत हुआ होगा। बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जिस तरह अम्मी के लिए मैं बहुत प्यारा हूँ और फादर के लिए कभी कभार प्यारा हो जाता हूँ। हाँ, वो कभी कभी मूड पर है। जी, अच्छा, mood ये जो पर बड़े भाई होते हैं ये भी बड़ा जुल्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपना बड़ा एक रोब जताते हैं कि तुम ये नहीं करो, मेरे बड़े भाई, दोस्तों में नहीं बैठो मेरे आगे। सच बताऊं, मेरे अभी भी सबसे अच्छे दोस्त ना मेरे बड़े भाई हैं। अपने दोस्तों में बैठने Believe you देते हैं me, आपको? जी जी, हम मतलब ऐसे हैं कि वी आर लाइक फ्रेंड्स। वो बहुत साथ भी देते हैं और अभी भी जो भी हमारे वेंचर्स हैं, चाहे जितने भी बिजनेस के हवाले से हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वेंचर है, कोई अलग नहीं है, कोई इस तरह तो जॉइंट वेंचर है। फैमिली, मेरे भाई, हम सब साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कोई ये कहते हैं ना जो ज्यादा खामोश होते हैं वो शरारतें लेकिन बड़ी खतरनाक करते हैं जब बहुत, करते और हैं वो एक ही बार करते हैं, आई गेस कोई एक ही शॉट एक ही मारते हैं, disaster सिक्सर आता है मारते हैं उनका वो कोई। जी। कुछ तो इस कुछ तरह ऐसा याद है आपको अपने disaster? ऐसे हैं तो बहुत सारे वाकया यहाँ बताने के नहीं है, बट हैं बहुत सारे वो वाकया। भी सेंसर हो जाएंगे। अच्छा फरहान भाई, जैसे कि हम जब अपने लाइफ में होते हैं, खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ जब आप बहुत छोटे एज में होते हैं, स्कूल में, प्राइमरी लेवल पे, तो कोई ना कोई टीचर एक ऐसा होता है जो अपने असरात हम पे छोड़ जाता है, या तो गुड या फिर बैड। हम बात करते हैं गुड की, कि कोई ऐसी टीचर आपको याद है कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ है, किधर है, लेकिन वो क्यों थी आपकी फेवरेट या फेवरेट, तो कोई ऐसी याद है आपको टीचर अपनी? देखिए, हमें तो मैं सेंट पैट्रिक हाई स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, पैट्रिशियन। उस ज़माने में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल था कराची का, और हमारे ज़माने में 100 साल पहले। और उसमें हमारे फादर टॉड होते थे, एक जो उसको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे। तो मुझे आई थिंक हमें सबको डिसिप्लिन उन्होंने बड़ा रखा। उनकी केनें सब ने खाई होंगी, वो चाहे हमारे प्रेसिडेंट्स रह गए मुल्क के, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उससे, लेकिन उनकी केनें सब ने खाई हैं। अच्छा। सख्ती की। लेकिन ये कि उन्होंने बड़ा हमें ट्रैक पे रखा। दूसरा एक और मुझे, हमारे एक होते थे मिस्क्रेनस, श्रीलंकन थे। उस ज़माने में ना बाहर के टीचर्स बहुत आते थे, और श्रीलंका की जो है वो लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है, और उधर से लोग आते थे और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स या साइंस। तो आई थिंक कि मुझे बड़ा याद है। आई थिंक स्कूल के अंदर जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, अब तो अनफॉर्चुनेटली स्कूल जो है वो घरों में बन गए हैं, छोटे भी हो गए, ज़मीन भी बहुत महंगी हो गई, अब कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि 1 एकड़ या 2 एकड़ का स्कूल खरीद ले, फैक्ट्री वाले नहीं अफोर्ड कर सकते। सो अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक कि मुझे ये दोनों टीचर्स, और ज़ाहिर रिलीजन के अपने इस्लामिक टीचर्स अपनी जगह है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि दूसरे मज़हब के लोग जिन्होंने हमें बड़ा ग्रूम किया और हमें हर वो चीज़ सिखाई जो कि हमें ऑनेस्टी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, वफ़ादारी जो है वो हमें, और सख्ती से भी सिखाई। और आई थिंक हम टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। थिंग्स आर चेंजिंग। अब पैसे से ज़्यादा स्कूल के लोग चलते हैं, टीचर्स के जो है वो ग्रेडिंग होती है, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं ग्रेडिंग कि टीचर अच्छा है कि नहीं, तो वो कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे, और टीचर्स ने भी शायद वो डिवोशन नहीं दी। अच्छा फरहान भाई, हमें बड़ा अच्छा एक सवाल है मेरे जहन में आया है कि जो एक डॉक्टर होता है वो, देखिए हर मुसलमान दीन के करीब होता है, बिल्कुल, एक डॉक्टर कितना करीब होता है? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आपका दिल तो ये कह रहा है कि मैं कर दूं, बट कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वजहों से कोई काम ऐसा हम नहीं कर पाते। बीइंग अ डॉक्टर, तो कितना करीब होता है वो? नहीं, आई थिंक कि मैं तो आपको बताऊं, हम तो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि हम तो मिरेकल्स देखते हैं ना। बिल्कुल। कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंसान जो है वो सब बेहतर करके, कोशिश करके, अब साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप तकरीबन हर चीज़ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बंदा ठीक नहीं होता। अगर ठीक करता है तो सिर्फ उसकी ज़ात ठीक करती है। तो ये मिरेकल्स आप लोग देखते रहते हो? हाँ, रोज़ के देखते हैं। मेरी फील्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मैं डायग्नोस्टिक्स में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। तो मैंने तो देखा है कि अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने वाकई में, मैं इसका इतना बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने जिसकी ज़िंदगी रखी, इवन कोविड से 90 ईयर्स ओल्ड लोग जो है ना वो ठीक हो रहे हैं, और 40 ईयर्स ओल्ड लोगों की डेथ हो रही है, जबकि जिनकी बॉडी भी स्ट्रांग है। अल्लाह ताला ने टाइम रखा हुआ है। अच्छा, एक बहाना है। फरहान भाई, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जो एक फौजी होता है वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होता है, उसके असाब पे बड़ा काबू होता है, तभी वो जंग लड़ पाता है।
इसी तरह अगर हम बात करें डॉक्टर को कितना मजबूत होना चाहिए आसाबी तौर पे, क्योंकि कंटिन्यूसली बीमारियां सुनने से और देखने से आपको फील होने लगता है। जैसे अभी आपने बोला तो मैंने कहा फरहान भाई तो वहम होने लगेगा, तो डॉक्टर्स पे कितना ज़रूरी है अपने आसाब पे काबू रखना? मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और अगर हम जनरली बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोविड में तो बहुत ज़्यादा हुआ। काफ़ी डॉक्टर्स ने सुसाइड भी करी, इतने प्रेशर्स आ गए उनके ऊपर, और इतनी डेथ्स देख देख के डेफिनेटली बहुत डेट्रीमेंटल है। फिर क्या हुआ कोविड में, शुरू में तो पता ही नहीं था ना, तो घर वालों से 2-3 हफ्ते मैं नहीं मिला, महीना नहीं मिला कि कहीं इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो जाए, उसके बारे में इतना पता नहीं था। तो बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं सब डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर्स इमोशनल होते हैं या नहीं होते? ये एक सवाल है कि डॉक्टर्स को अक्सर ये कयास, मतलब हम देखते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि तो डॉक्टर है, अक्सर आप हॉस्पिटल्स में झगड़े सुनते हैं, गलत होते हैं, नहीं करना चाहिए, डॉक्टर अपनी जॉब कर रहे होते हैं। सवाल लेकिन ये है कि डॉक्टर इमोशनल होते हैं कि नहीं? नहीं, आई थिंक उतने ही सेंसिटिव होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी वही फीलिंग्स होती हैं, वही दर्द होते हैं, वही शौक भी होते हैं, उनकी खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं। असल में जैसे मैंने आपसे कहा ना, अभी हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, या आवाम की और गवर्नमेंट की, उसी तरह से एक पेशेंट की और एक डॉक्टर की रिलेशनशिप है, उसी तरह से एक टीचर की, उस्ताद की और उसके स्टूडेंट की रिलेशनशिप्स हैं। आई थिंक कि हमें जो है ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स के अपने चैलेंजेस इतने आते हैं कि सॉर्ट ऑफ लीडरशिप का फुकदान रहा है कि जो एथिकल और जो सिविलाइज्ड लोगों के अंदर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, शायद वो कहीं घूम गई हैं। अच्छा फरहान, नफ्सा नफ्सी के अंदर। तो आई थिंक ये हर प्रोफेशन बड़ा कॉमन सवाल है जो लोग भी बड़ा परेशान, डॉक्टर्स की राइटिंग कब सही होगी, समझ नहीं आती। फरहान भाई वो लिखते क्या है, हम पढ़ते रह जाते हैं, और वो मेडिकल स्टोर वाला पढ़ लेता है। डॉक्टर्स की राइटिंग ये कोई वो है, कोई साइन है या कोड वर्ड है कि ऐसा लिख के समझ ही ना है? वैसे ये बात है, एक फैक्ट बात है, मुझे नहीं पता क्यों वाकई में एक टाइम आपकी राइटिंग इतनी खराब होना शुरू हो जाती है कि कभी कभार तो डॉक्टर्स अपनी राइटिंग खुद भी नहीं पढ़ पा रहे होते। ये होता है, ये है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा हो गया कि कंप्यूटर और आईटी टेक्नोलॉजी आने से एवरीथिंग हैज टू बी रिटन और एमआर नंबर आ रहे हैं। तो आई थिंक कि टेक्नोलॉजी ने अगर बहुत सारे सोल्यूशंस किए हैं तो ये सोल्यूशन भी कर देगा। अच्छा, ये एक बात मुझे वहीद बताइएगा कि जो आप लोगों का बिजनेस है, जी खास तौर पे मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट का, जी सर, इसमें आने का शौक कैसे हुआ? क्योंकि इस वक्त में तो बड़ा एक सूरत हाल खराब है, एक ज़माने में बड़ा ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस, अभी भी इंशाल्लाह चलेगा। तो आने का शौक किस तरह हुआ, और पाकिस्तान में क्या बिजनेस करना आसान है? पाकिस्तान हमारा वो मुल्क है, अल्लाह ताला की तरफ से एक दिया गया तोहफा है। यहाँ पे जो बिज़नेस हो सकता है, मैं समझता हूँ किसी मुल्क में नहीं हो सकता। हमें ये समझना चाहिए। बड़ी जी हमें काफ़ी आया कि जी वहाँ जाके ये स्टार्ट हो जाए, बट पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। बिल्कुल। और बात मैं रियलिटी की आपको करूँगा। आपने ये सवाल पूछा मुझसे कि रेस्टोरेंट का कैसे आया माइंड में, एक ट्रैवल इंडस्ट्री से लेकर एक रेस्टोरेंट कैसे आया। मेरे एक भाई हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, जुनेद उनका नाम है। तो हम अक्सर, एक हमारी 7 साल प्लानिंग थी, हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 साल तो हमने सिर्फ एक जगह को चूज़ करने के लिए कि एक पाकिस्तान की आवाम के लिए, ना कि सिर्फ कराची की आवाम के लिए, एक पाकिस्तान की आवाम के लिए एक खूबसूरत ट्रेडमार्क छोड़ के जाना है। ना कि सिर्फ खाने के लिहाज से कि जो बाहर से भी लोग आएँ उनको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखे कि उनको प्राउड फील हो कि यहाँ भी ऐसे लोग और ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो हमने काफ़ी एक प्लानिंग की, सोचते रहे, एक होता है ना, एक इरादा किया, एक पुख्ता इरादा किया। तो भाई की सारी मेहनत थी, जो मैं जुनैद भाई का मैंने जिक्र किया, तो हमने एक उसको रियलिटी की तरफ ले आए। काफ़ी सारी मेहनत थी, एक पीछे पूरी स्ट्रैटेजी थी, और उस स्ट्रैटेजी को दिमाग में, माइंड में रख के, और आई डोंट थिंक इतना आसान नहीं था। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लगे इसको, और अल्लाह ताला ने, ये ख्वाब था हमारा, एक फ़ैमिली का ही ख्वाब था, तो अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद ये भी है कि देखें, जिस तरह हर आने वाला बंदा, मैं हर किसी को कहता हूँ, अपनी मैनेजमेंट को भी, कि वो सिर्फ एक क्लाइंट, एक हर आने वाला बंदा हमारा मेहमान है, तो हमने उस तरह उसको ट्रीट करना है। एक ये दिली एक बातें हैं, एक जिस तरह मैंने आपको बात की, एक ट्रेडमार्क के लिए काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि जी ये नाम हटके है, तो हम एक नाम हमने वो रखना था कि एक ट्रेडमार्क बने, ना कि सिर्फ कराची के लिए बट फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। और ये चीज़, और इंशाल्लाह हम इस अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, और बहुत सारी चीज़ें प्लान भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला फर्दर वाइज, और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देंगे इंशाल्लाह बरकत भी देंगे। और जितने भी रेस्टोरेंट के बिजनेस इस वक्त में बैठे हुए हैं, इस नशिस्त से ये दुआ भी करूँगा कि अल्लाह ताला तमाम बिजनेस खोल दे, वबा भी चली जाए, लेकिन SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे, और जो लोगों को वैक्सीन लगवानी हो वैक्सीन लगवाएंगे, तो ये बीमारी दूर होगी। बातें करने से नहीं दूर होगी। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जरूर
खूब माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ और बहुत अहम वक्त है, बहुत कीमती वक्त है। थोड़ी देर में अज़ान फ़जर होने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें, दुआ करें हमारे लिए भी, अपने लिए भी। ना जाने किसके दिल से निकली हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाए। मानूर, क्या सवाल है आपके मोहसिन भाई के लिए? बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी कि सैरी करने के क्या फ़ज़ाइल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम सेहरी करा करो, सहरी में बरकत है। बरकत से मुराद ये कि इंसान जब खाना खाता है तो उसमें अल्लाह ताला इजाफा भी फरमा देता है, यानी कि ज़्यादा लोग थोड़ा खाने को आराम तौर से खा लेते हैं। और बरकत से मुराद ये कि एक होती है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत भी देता है, अल्लाह ताला माल भी देता है, और सहरी खाने से यानी कि इंसान की ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। और कज़ा रोज़ों के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, कज़ा रोज़ों के बारे में ये हुक्म है कि जो रमज़ान के जो कज़ा रोज़े हैं उसके लिए ये हुक्म है कि अगर किसी ने जान के रोज़ा अगर वो छोड़ा है तो उसके लिए तो कफ़ारा है कि 60 रोज़े रखेगा एक के बदले में। लेकिन अगर जैसे कुछ मैंने आपको बताया था कि भूल के खा लेना या फिर यानी कि खाना पीना या जमा कर लेना, उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन कुछ हालात में जो कज़ा हो जाते हैं, कज़ा का ये है कि आप ईद के बाद जो है ना, आप किसी भी महीने में रमज़ान के रोज़े की नियत से कज़ा रख सकते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, वैसे क्यों है ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रख सकते? कुछ लोग तीसरे दिन रख लेते हैं, मैंने देखा है कि तीसरे दिन रख लेते हैं। नहीं, शरई मसला ये है, याद रखिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने 30 दिन जो है अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी की, और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म ये दिया कि तुम जायज़ काम को मत करो, खाना जायज़ है, पीना जायज़ है, मना फरमा दिया। अब ये वक्त आया खुशी का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह ईद के लिए निकलते थे तो पहले कुछ खाकर यानी खजूर तनावुल करके निकलते थे। बताते थे कि देखो 30 दिन हमने अल्लाह ताला के हुक्म को माना, आज भी हम अल्लाह के हुक्म को मान रहे हैं, और वो हुक्म ये है कि अब तो हमें खुशियाँ मनानी है, अल्लाह ने हमें गुनाहों से पाक कर दिया। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर फरमाया ये हराम है कि ईद के दिन रोज़ा रखना। याद तीनों दिनों में नहीं रख सकते। ये ईद के पहले दिन रोज़ा नहीं रख सकते, और बकरा ईद के जो 4 दिन हैं उनमें रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन जो रखते हैं वो ठीक है। कुछ फुक़हा के नज़दीक तो 3 दिन के बाद रखा जाए, और कुछ फुक़हा कहते हैं कि पहले ईद के फितर के बाद आप 2 दिन के बाद रखना शुरू कर दें। लेकिन मेरे बेहतर लिहाज से भी यही है कि कोशिश की जाए कि 3 दिन आप खुशियाँ मनाएं, उसके बाद आप पूरे कर लें। लेकिन अगर कुछ लोग रख लें तो ईद के पहले दिन रोज़ा जायज़ नहीं किसी। अच्छा, फितरा जो होता है, क्या उससे किसी मुस्तहक़ को कपड़े दिलाए जा सकते हैं या उसको कैश की सूरत में अदा करना? देखिए, फितरे की जो रकम है ना, उससे तो अफजल और आला यही है कि आप उसको रकम जानी कि उसके काम आ जाए, सारी बातें कैश में दे दें। ठीक है। अच्छा, चांद रात में अमूमन लोग कहते हैं हमने पूरे साल सारी इबादतें कर ली हैं, लोग नवाफिल भी पढ़ लेते हैं, कुरान पाक भी ख़त्म कर लेते हैं, तो चांद रात पे कोई ऐसी इबादत है कि जिसको किया जाए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी इबादत किया करते थे? देखिए, चांद रात में मैंने आपसे कहा ना कि अल्लाह से मांगा, अद्दुआ वल इबादा, दुआ भी एक इबादत है। अच्छा, माशाअल्लाह। मुराद ये कि ये नहीं कि आप नफिल पढ़ें कि इबादत में का सवाब मिलेगा, आप यानी कि ख़ास तौर पे कोई वज़ाइफ पढ़ें तो आपका सवाब मिलेगा। आप रब से दुआएं मांगें उस रात, और ख़ास तौर पे 2 नफिल शुक्राने के अदा करें। क्या कि अल्लाह पूरे महीने तूने मुझे तौफीक दी कि मैंने दिन को रोज़ा रखा, रात को तेरे कलाम की तिलावत की, तो इसका सवाब बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब दुआ मांगने की बारी आती है तो इसके भी कुछ क्या आदाब हैं? बिल्कुल। मैंने अक्सर नशिस्तों में सुना है कि इंसान को रोने की कोशिश करनी चाहिए, रोना ना आए तो ऐसी शक्ल बना ले। अब उसमें थोड़ा सा ये होता है कि यार हम अल्लाह मियाँ के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, एक आम आदमी का सवाल है। ये एक्टिंग नहीं कर रहे, ये तो हुजूर की हदीस है। बंदा मिसाल के तौर पे किसी ऑफिसर के सामने खड़ा हो, उसे अपनी बात मनमानी हो, तो आपने देखा है कि ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा मुंह बना लेता है कि उसको रहम आ जाए। दुनियादार आदमी दुनिया को हासिल करने के लिए अपने ऑफिसर के सामने ऐसा मुंह बना के रखता है कि वो मान जाए। तुम रब के सामने खड़े हो, लेकिन ये हमें पता होता है ना कि रब को तो पता है, अब ऑफिसर बिल्कुल रब को पता है, लेकिन रब पसंद फरमाता है कि बंदा मुझसे मांग तो रहा ना गिड़गिड़ा के। बंदे का काम ये गिड़गिड़ाना है, चाहे आंसू निकले। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हें रोना ना आए ना तो रोने जैसी शक्ल बांधो, अल्लाह ताला को इसी पे रहम आ जाएगा। सारी बात इतनी सी। बेसिकली ये दुआ जो होती है ना, ये इसके कुछ आदाब होते हैं, और मैंने इस वजह से सवाल किया कि अक्सर नशिस्तों में जब हम ये सवाल पूछते थे तो लोग ये कहते थे कि यार आपको पता है कि अल्लाह मियाँ को पता है कि आपको रोना आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन ये अदा अगर पसंद है तो बिल्कुल इस तरह जो है वो मांगना चाहिए। फरहान भाई, एक अहम इशू जो उस वक्त हमने बात की थी पिछली ब्रेक में कि डॉक्टर्स के साथ अक्सर ये हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि भाई लड़ाइयाँ झगड़े बड़े हो रहे होते हैं, जिसमें कई दफ़ा उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है एक लोड होता है, एक प्रेशर होता है। तो क्या डॉक्टर्स को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ऐसी सिचुएशन को भी संभालना है, क्योंकि कोई पेशेंट अगर उसका पेशेंट बीमार है तो वो
अपने उसमें नहीं होता, असाब में नहीं होता, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, इसमें तो सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग ही दी जा सकती है, कमांडो ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ तो लोग पिटाई भी कर देते हैं डॉक्टरों की, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टरों को छुप के भागना पड़ता है, जैसे पता नहीं कोई क्राइम कर दिया। आई थिंक कि देखिए हमारा ना, मैं जैसे आपसे गुजारिश कर रहा था कि ऐसे अच्छे प्रोग्राम्स आपके जो है ना वो लोगों के अंदर एक इस्लाह लेके आते हैं। हमारे हर प्रोफेशन में इस्लाह करने की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, जर्नलिज्म हो, एथिक्स हो। अब जैसे ये रेस्टोरेंट एक चला रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अपना इन्होंने जो एक बेंचमार्क की बात करी कि मेरा काम है कि एक बेंचमार्क बनाना, ये कॉन्सेप्ट हर फील्ड में आना चाहिए। आई थिंक कि हम सबको एज अ कौम, बहैसियत कौम, हर एक को एक इस्लाह करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर गलती किसी से हो गई है तो उसको गाइड करना चाहिए कि भाई नेक्स्ट टाइम इस तरह बेहतर हो सकता है। सो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस। आई थिंक ये प्रोसेस अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि ज़िंदगी कितनी आराम से जा सकती है। एक छोटा सा जरासीम जो नज़र नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कि माफ़ करना और लोगों की इस्लाह करने में आना चाहिए। जो हमारे हजूर का तरीका कार था ज़िंदगी का, उसकी तरफ चलना चाहिए, और आई थिंक इससे बेहतरी आएगी। अच्छा फरहान भाई, अमूमन आवाम ये एक सवाल भी पूछती है कि जो ये इलाज है पाकिस्तान में, ये इतना महंगा क्यों है? दवाइयाँ महंगी हैं, अगर हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो दवाइयाँ मिलती ही नहीं है, इलाज उस तरह होता नहीं, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर से बात करें तो वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं देते। बहुत से बड़े हॉस्पिटल ये कहते हैं कि भाई आपने नहीं कराना इलाज तो हमारे पास ना है। ठीक है, वो प्राइवेट की एक अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो भी है, लेकिन इलाज इतना महंगा क्यों है? बड़े मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं। असल में देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात तो चलें अलग है। गवर्नमेंट को वो, अगर गवर्नमेंट देखें, अगर हमारी हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में सही काम हो जाए ना, तो प्राइवेट में कोई जाएगा ही नहीं। पहला तो जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की या किसी भी गवर्नमेंट की है। लेकिन ज़ाहिर आबादी भी बढ़ती जा रही है, टैक्स नहीं लोग पूरा देते, ज़ाहिर सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, प्राइवेट सेक्टर की वाकई में चैलेंजेस हैं। मेरा हॉस्पिटल नहीं तो मैं न्यूट्रल होकर आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, जो फैक्ट्री के रेट्स होते हैं, वही कमर्शियल रेट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के और क्लिनिक्स के भी होते हैं। इनकम टैक्स की स्लैब्स वही 30-35% इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं। मशीनों के ऊपर वैसी ड्यूटीज़ हैं जैसे कि गाड़ियाँ ख़रीदते हैं ना, उस पर ड्यूटीज़ हैं। आपको पता है हमारे यहाँ गाड़ियाँ कितनी महंगी हैं? बिल्कुल। आप ख्याल से दुनिया की बहुत गाड़ियाँ हमारी सबसे ज़्यादा महंगी होंगी, क्योंकि ड्यूटी उस पर बहुत ज़्यादा लग जाती है, टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों को रिविज़िट होने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने पहले आपसे, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो इलाज अभी भी पाकिस्तान में हो रहा है ना, दुनिया में आप कहीं पर भी जाएंगे ना, उससे ज़्यादा ही आपको कॉस्ट आएगी। अच्छा फरहान भाई, अगर प्राइवेट सेक्टर की ये चीज़ें वेव ऑफ कर दी जाएँ, उनकी जो मशीन्स होती हैं उस पर टैक्स उस तरह ना लिए जाए, इनकम टैक्स में कमी आए, तो क्या फिर आपको लगता है कि कमी बेशी आएगी, आवाम का फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल। अभी सारे सूबों ने जो है ना वो हेल्थ केयर कमीशंस बना दिए हैं। सिंध ने भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब का हेल्थ केयर कमीशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेट्स रेगुलेट हो रहे हैं। इवन डायग्नोस्टिक्स पे भी कोविड के रेट, टेस्टों के रेट्स जो थे, लैब्स ऊपर ही चार्ज कर रही थी, अपने हिसाब से कर रही थी। फिर गवर्नमेंट ने रेट्स फिक्स कर दिए, अभी वैक्सीन के रेट्स फिक्स कर दिए। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात सुन के एक बीच का रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि ओवर कॉस्टिंग नहीं होनी चाहिए, अनड्यू भी एडवांटेज नहीं लेना चाहिए सिचुएशन का। और आई थिंक ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है, ये हर प्रोफेशन बिल्कुल, ये तो ट्रू है। ये तो एक आप सब्जी वाले का भी ले लें, हाँ, या आप एक टैक्सी वाला अगर रात को जा रहे हो तो वो किराया जो है डबल कर देगा। आप बोल दें मुझे हॉस्पिटल जाना है, आई थिंक अच्छे बुरे लोग मजमुआ है और ये मजमुए की तरह चलेगा। अगर हम अपने आप को सही कर लेंगे ना तो ये इफेक्ट सामने पे भी आएगा। अच्छा फरहान भाई, पब्लिक कॉज के लिए आप लोगों ने कुछ ऐसे प्लान सोचे हैं आगे अपनी लैब की जानिब से कि जो आप आगे करेंगे या किए आप लोगों ने कुछ? नहीं बिल्कुल जी, हम लोग तो जी अभी जैसे आपसे गुजारिश की मैंने कि कराची पाकिस्तान का जो बेस्ट सेंटर बना था आइसोलेशन का, जो दोबारा चालू हो गया है, इट्स एक्टिव, इट इज़ जो कराची का गुलशन में एक्सपो सेंटर चल रहा है, उसमें हमने जी फर्स्ट डे से लेके जब वो बंद हुआ था फ्री लैब चलाई थी। हमारे लोग वहाँ पे पोस्टेड थे, सारे टेस्ट हमने फ्री किए। और अभी भी हम लोग 3 हेल्थ सेक्टर के अलावा हम अभी बेतहाशा कैंप्स कर रहे हैं। मकसद ये 4-5 बीमारियों को हमने टारगेट किया हुआ है। सबसे पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस है। लोग कहते हैं कि मेरी वालदा थी, वो गिरी थी और हड्डी टूट गई। असल में पहले हड्डी टूटती हैं फिर गिरते हैं, और इसका 25-30 रुपए का ज़्यादा इलाज नहीं है। उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। फिर औरतों में ना हीमोग्लोबिन की, खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से लिथार्जी, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन, वो काम नहीं कर पा रही, वो इतनी थकी हुई रहती हैं, जो कि बेसिकली थोड़ी सी हेल्प से वो ठीक हो जाती है। तीसरी डायबिटीज़। हमारे पास जो 2 बीमारियाँ हैं ना इस वक्त, वो वबा के तौर पर असल फैल रही हैं। जो वबा नहीं है, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर, तो इसकी आगाही कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरी ये कि कोविड के अंदर तो हमने जो है वो
फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे, पुलिस के लोग जवान जो डील कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग थी कैसे बचाव किया जाता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम्युनिटी सर्विस जो है वो साथ साथ की जाए और हमारा फर्ज है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई इस तरह की सर्विस कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स का एसएच कोई उनकी ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जाहिर है क्योंकि मुल्क हमारा है, लोग भी हमारे हैं, तो इसमें जो अपनी जिम्मेदारी अच्छी करता है बड़ी खुशी होती है। वही वो लोग जो ख़ास तौर पे फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मशवरा है आपके पास कि क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं जी फाइनेंस होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं वो यंगस्टर जो अभी सोच रहे हैं अपने लेवल पे काम शुरू करने, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप पैसा कमाने आ रहे हैं या पब्लिक के लिए आ रहे हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका एक विजन, एक मिशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक रेस्टोरेंट एक वो इंडस्ट्री है ना कि सिर्फ, क्योंकि ये सर्विस वाला काम है, जितने भी सर्विसेज वाले काम है, जिस तरह फरहान भाई ने भी कहा ये भी एक सर्विसेज, तो उस पे आपने 24 घंटे फोकस रहना है फॉर द पब्लिक, आवाम के लिए, अपने लिए नहीं। पहले आवाम है, बाद में आप हैं। तो जो भी आए तो प्लीज़ ये सोच कर आएँ कि आवाम का कुछ फ़ायदा, आवाम के लिए कुछ एंटरटेनमेंट, तो कुछ इस लिहाज से आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ वो अपना मुनाफा सोच कर आएंगे तो आई डोंट थिंक फिर आप लोग ना आएँ रेस्टोरेंट। अच्छा, बहुत से लोगों का ये होता है कि जब उनका बिजनेस चल जाता है, उनका रेस्टोरेंट बहुत ऊपर चले जाता है, तो क्वालिटी में भी कुछ हमें फ़र्क नज़र आने लगता है और रवैयों में फ़र्क आ जाता है कि बस ठीक है जी हमारे पास तो कस्टमर लाइन से खड़े हैं, अगर आने हैं तो आए, नहीं आना नहीं है। ये कितना नुकसानदेह होता है? ये बहुत ज़्यादा, ये एक वर्ड ऑफ माउथ जब चीज़ बन जाती है ना, खुदा ने तभी तो कहा कि तकब्बुर और ये सारी चीज़ें, इससे आप जो है ना हटके रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिसने ये तकब्बुर और ये चीज़ें आ गई तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए तो ज़वाल है ही है। तो एक वर्ड ऑफ माउथ, हमारी पाकिस्तानी अवाम का एक ये भी मसला है कि अगर कोई वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है तो वो एक बिल्कुल ही उस कैटेगरी, उस क्वालिटी को गिरा देते हैं। तो वो अब जिस तरह हम खुद अब यहाँ पे होते हैं, तो एक हमने एक इरादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हो जाएं, पूरे शहर में ब्रांचेस हो जाएं, इसको खुद देखना है। एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, क्वालिटी वाकई गिर जाती, हकीकत है। कुछ ऐसे नाम हैं, वो मैं लेना नहीं चाहूँगा, तो क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है आफ्टर वर्ड ऑफ माउथ अगर कोई बन जाए। तो ये एक पाकिस्तानी अवाम का एक ये भी मसला है। एक हाइजीन का खास तौर पे आपको कितना ख्याल रखना होता है अंदर? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मैंने बड़े रेट्स किए हैं इस तरह के अपने प्रोग्राम्स में, कि हम जाते हैं अंदर तो देखते हैं कि जी नाकिस तरीके से तेल पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, चूहे घूम रहे हैं, चीज़ें घूम रही हैं। ये क्यों हो जाता है? पैसे उनके पास बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो सफाई पे तवज्जो नहीं देते। किचन में चले जाओ तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन ओपन है, आप जब भी आएँ, हमारा एक बुफे सिस्टम है, अला कार्ट सिस्टम है। आप जब भी, जहाँ हमने किचन सबके लिए खोल दिया है कि जो आना चाहे हमारा किचन भी देख सकता है। सफाई सबसे पहली, ऑब्वियसली सर, सफाई नहीं होगी तो ये तो पब्लिक, मैंने जिस तरह बात की कि पब्लिक के लिए सोचना है, तो उसका ये एक मौजू है कि सफाई पहले है, और सफाई का बहुत ही ऑब्वियसली हम भी ख्याल रखते हैं और हर किसी को रखना चाहिए। ऑब्वियसली इट इज़ अ मैंडेटरी, सफाई निस्फ़ ईमान भी है। और हाइजीन की आपने बात की, फूड में तो पहले होनी सफाई चाहिए कि कोई भी आपने ऑयल से लेकर एक इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ किया जाए, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट है। बिल्कुल जी, जो ऑनेस्टी से कोई काम करे ना जी। और 2-3 चीज़ें मैं थोड़ी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि एक तो चीज़ जो बहुत अच्छी बात की इन्होंने, दूसरी चीज़ है कि ऑनेस्टी से अगर आप काम करें, नीयत आपकी सही हो और आप ऑनेस्टी से काम करें, तो फिर चीज़ें अल्लाह ताला भी ब्लेस करता है। और सेकंड चीज़ ये है कि एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। लोग कभी कभार सोचते हैं यार मैं अपना बिजनेस करूँगा, वो इसलिए करूँगा कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बॉस हो। हाँ। तो अब ये आपको पता है सर्विस सेक्टर में तो हर क्लाइंट आपका बॉस होता है, एक बॉस नहीं है, हज़ारों बॉस हो जाते हैं। बिल्कुल जी। अपने दिल की भी एक बात करना चाहूँगा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। एक्चुअली जो फैमिली आती है तो हम लोग तो ये माइंड में रखते हैं कि क्या मैं अपनी फैमिली के साथ आता तो अगर मुझे इस तरह ऑर्डर मिलता तो मेरा क्या रिएक्शन होता। बिल्कुल जी। तो हर फैमिली को अपनी फैमिली समझ के अगर बंदा एक नजरिया रखेगा तो हर चीज ही ठीक हो जाएगी। ऑनेस्टी एहसास, और ये वो तमाम राज है जो हम उन यंगस्टर्स को दे रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में आए, बहुत खुशी हुई। और मोहसिन भाई, हो सकता है आज ये हमारी रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सहरी हो, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी टीम, कैमरामैन, हमारे MCR PCR में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मेकअप आर्टिस्ट जो इस निशिस्त में काम करते रहे, वो तमाम नात ख्वाह, वो तमाम कव्वाल, उन सबको अल्लाह ताला जो है इसका अजर देगा। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, अगर कल मुलाकात हुई तो फिर हम आपको कहेंगे, वरना
आज के लिए आपको ईद उल मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारी जानिब से। अगर कल होती है, नहीं तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।